Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE, NEET and Foundation, Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं एक नया सीरीज ला रहा हूं मैं, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसमें आपको जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये चैप्टर नेम रहेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, 11th फिजिक्स सीरीज, राइट। और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क डन डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग खास करके वर्क डन्स में पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें आपका फोर्स इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, और उस केस में वर्क डन कैसा निकालना है, तो वहां पर क्या बात ध्यान देनी होगी हम लोग को। उसमें आपका रेडियस कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, या जो फोर्स इन्वॉल्व है वो कांस्टेंट और वेरिएबल है। इस तरह से हम लोग A to Z सॉल्यूशन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली इसमें हमें खास करके जब भी हम वर्क डन निकालते हैं ना, तो आपको उसमें जरूर ये देखिए कि पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मजा आएगा। और इसमें जब भी आप वर्क डन निकालते हो तो इस बात को जरूर ध्यान दो, मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये माइंड में आना चाहिए कि जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं, जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल रहे हैं, वो पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब उसके जो छोटी छोटी बातें हैं उस चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपका उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं वर्क डन के बारे में, उसके बाद वेरियस केस देखेंगे हम लोग। जैसे आप देखिए ये वर्क डन के बारे में, वर्क डन तो जैसे एक ब्लॉक है इसमें, ये देखिए, और इसको डिस्प्लेस किया ds से, और ये फोर्स लग रहा है आपका थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर dw इजिकल टू क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा फोर्स और f और ds के बीच का एंगल है। तो आप लोग बताओ मुझे dw का जो एक्सप्रेशन होगा, मोड ऑफ f मोड ऑफ ds कॉस थीटा, तो dw इज इक्वल टू, तो ये आप ds कॉस थीटा ये क्या हो गया, या मतलब ये एक तरह से बोले तो ds कॉस थीटा क्या है, ये ds कॉस थीटा ये कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, अलोंग द फोर्स हो गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं dw इज इक्वल टू, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, तो मोड ऑफ f इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। या दूसरे तरीके से आप ऐसे ही बोल सकते हो, dw इज इक्वल टू f मोड ऑफ f cos थीटा ds, तो कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। और आप बताओ मुझे, अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए जो जनरल लाइफ में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकली हम इंटीग्रेट करेंगे, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंट केस स्टडी करेंगे, और वो डिफरेंट केस में कैसे वर्क डन होते हैं, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स कैसा होता है। फिर वही जो मेन हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या है बेटा, कि पाथ डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। जैसे एक मान लो केस ले लो आप, इसमें वेक्टर f कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो w इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट इंटीग्रेशन ऑफ द ds। वेक्टर f बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, बिकॉज वेक्टर f कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन होगा डेल्टा s। तो डेल्टा x एक्चुअली क्या है, ये है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है। और आप देख रहे हो ये एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर आपका मन में, मैंने बोला कि आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या है कि पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये डेल्टा एस पर डिपेंड कर रहा है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल पर। जैसे कोई एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, आपको ये देखो, आप जैसे मतलब इसमें ध्यान देना है कि आपका जो वर्क डन होगा ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे ये मान लो कि ये आपका ये अर्थ है, और ये एक ब्लॉक है, आपको मास बॉल है, इनिशियल हाइट 2h है, और फिर धीरे धीरे उसको हम लोग नीचे ला रहा है, मतलब वो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से उसको रिलीज किया गया। तो ये h, जब वो h हाइट पर आकर के, मतलब ये रुकना नहीं, मतलब ऐसा बोल रहा है कि जब वो h हाइट पर आया तो उस समय अर्थ का वर्क डन निकालना है, और ये छोटी हाइट हम मान के चल रहे हैं 2h, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए हर टाइम से, मतलब जब यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाई mg निकालना है, ठीक है। तो mg तो आप देख रहे हो हर जगह mg क्या है, कांस्टेंट है, अगर हम छोटी हाइट की बात करें तो। और ये इनिशियल हाइट थी 2h, बाद में h, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्चुअली y डायरेक्शन में, h हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको इसमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है ना। तो फिर वही दिमाग में आ रहा है कि ये डिपेंडेंट है, पार्ट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप देखें तो ये तो f कांस्टेंट है ना, वेक्टर f क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया इन y डायरेक्शन 2h माइनस h इज इक्वल टू h, ठीक है ना। और ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि वेक्टर f कांस्टेंट है तो f डॉट डेल्टा s, तो f कितना है mg माइनस j कैप, डेल्टा s जो होगा ये बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2h लिख दिया है, एक्चुअली ये h होगा,
क्योंकि 2h है, और तो 2h माइनस एच, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन है, मतलब ये 2h के बदले h लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी निकाले 2h माइनस एच इजकल 2h, तो यहाँ पर h होगा h माइनस जे कैप। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो जेड और जे क्या होगा 1, तो ये पर हो जाएगा mgh। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको जो मैंने 2h बाई मिस्टेक सम लिखा गया है इसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा mgh, ये 2h नहीं होगा, ये h होगा, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, ये 2h आपका इनिशियल है और ये बाद में h पर पूछा गया, ठीक है। तो ये केस हो गया, और भी हम डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको ये केस 2, इसमें क्या है कि मॉड ऑफ एफ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब वेक्टर एफ कांस्टेंट नहीं है, मॉड ऑफ एफ और थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो जो जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी एस। तो एफ कॉस थीटा एफ डी एस कॉस थीटा अगर हमने तोड़ा तो एफ कॉस थीटा बाहर हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या मतलब हुआ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ हुआ, ये डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस स्केलर क्वांटिटी, तो एफ कॉस थीटा इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो ये देखो आपको फिर आपका वही दिमाग में कि पाथ डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो बोलो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताओ मुझे कि जो आपका जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, वो जितना दूर ले जाएंगे उतना बॉडी गर्म होगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है ना। आ रही बात समझ में, वो है पाथ डिपेंडेंट। तो जैसे हम एक इसमें भी देखते हैं, जैसे ये एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये एक ना टेबल का टॉप व्यू दिया गया है और वो ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को ए से बी, ये मान लीजिए कि स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, फिर B2C और फिर C2A। तो ये कितना वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, मास मान लीजिए m और म्यू मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो है आपको इसमें हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। यहाँ से A to B में का लेंथ स्मॉल a है मान लीजिए, और B2C में b है, और C2A में कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसमें आप कि इसमें जो है आपका मॉड ऑफ एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी, ये तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। आप इसमें देखो जब आप इधर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ के इधर, एंगल 180, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर एफ के उसके अपोजिट एंगल 180, इधर जब जा रहे हो A to C तो इधर एफ के इधर डिस्प्लेसमेंट इधर 180, तो एंगल हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो आप मुझे बताओ ये पाथ डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, तो पाथ डिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला लगेगा एफ कॉस थीटा इंटू लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो एफ के हो जाएगा और कॉस 180 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और ये आपका लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक बार ए लेंगे एक बार बी लेंगे, और वर्क डन क्या नेगेटिव होगा, तो ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस म्यू एम जी ए, ये एक्स डायरेक्शन में, और फिर हम लोग माइनस म्यू एम जी बी, ये B2C में, और C2A में माइनस म्यू एम जी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई सपोज डैट कि आप ये पाथ डिपेंडेंट वाली बात समझ गए, ठीक है ना। और भी एक दो प्रॉब्लम देखेंगे, पहले कि ये एक और थर्ड केस देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, ऐसा भी जैसे जनरली सर्कुलर मोशन में होता है। जैसे कोई बॉल को हम लोग रस्सी में अटैच करके और घुमाते हैं, तो टेंशन जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। जैसे ये आप केस देखिए, ये आपका ब्लॉक है, ऐसा मूव कर रहा है सर्कुलर टेंशन। तो यहाँ पर इस केस में हमको ये भी देखना है कि रेडियस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो फोर्स इन्वॉल्व है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये देखना है। तो DW इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स है ऑलवेज रेडियस का लॉन्ग होता है, तो DW इक्वल टू वेक्टर एफ आर कैप यूनिट वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और आर और डी आर के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर DS जो है हम लोगों ने इसमें DR लिया है, तो DW इसको सॉल्व करेंगे तो आर डी आर के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1, तो आर डी और आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो एफ डी आर हो गया। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एफ डी आर, ये कब, जब ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर हो। और फिर यहाँ देखना है, चेक करना है कि अगर वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको कोई प्रॉब्लम से करेंगे तो जाकर के क्लियर होने वाला है। जैसे ये आपको अपने केस में, ये वाला टेंशन के केस में, टेंशन तो बाहर है ना, तो टेंशन बाहर है तो जो कांस्टेंट है टेंशन तो बाहर निकल जाएगा। और डी आर मतलब चेंज इन रेडियस, तो चेंज इन रेडियस तो कुछ नहीं हो रहा है, थ्रू आउट आप देख रहे हैं इनिशियल रेडियस फाइनल रेडियस वही है, तो T इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक और प्रॉब्लम देखो आप,
ये जैसे कि एक बाउल है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, ये ब्लॉक है, पहले यहाँ था और इसको ना यहाँ से हम बी तक ले जा रहे हैं, और फोर्स जो इस पर लगा रहे हैं ना वो हमेशा बी के तरफ ओरिएंटेड है ऑलवेज। देख रहे आप, यहाँ से पास कर रहा है फोर्स बी से, फिर यहाँ भी बी से पास कर, यहाँ लेते यहाँ से पास कर रहा है, और वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दी है मैग्नीट्यूड, वो कैपिटल एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को वर्क डन निकालना है। तो देखिए ये भी क्या हो गया, मतलब ये थर्ड वाला केस हो गया आपका, टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ फोर्स ओरिएंटेड है, और फिर वही माइंड में जाता है कि पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि W इज इक्वल टू, तो इसमें वो लगेगा आपका क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम, वर्क डन निकालना चाहेंगे इसमें। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ B के तरफ है और ब्लॉक, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, तो एफ माइनस आर कैप डॉट डी आर, ठीक है, माइनस आर कैप लेके क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है ना। तो फोर्स, ठीक है, तो ओरिजिन टू आउटवर्ड में आर लेते हैं और टुवर्ड्स द ओरिजिन लेंगे तो माइनस आर कैप लेंगे, तो माइनस एफ डी आर हुआ, और अपन एफ कांस्टेंट दिया हुआ है। और इनिशियल रेडियस क्या था आपका, इनिशियल रेडियस जब शुरू में जैसे आप देखेंगे, एक बार मैं जा रहा हूँ उस पर, देखिए इनिशियल रेडियस इसमें कितना था, ये वाली रेडियस कितना हो गया √2r, और फिर बाद में जब यहाँ से हम यहाँ चले जाएंगे बी पर तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, जीरो सॉरी, रेडियस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ले लो इसमें कितना इंटीग्रेशन ले लोगे, √2r टू 0 और माइनस एफ डी आर, ठीक है ना, √2r टू 0 माइनस एफ बाहर माइनस डी आर, तो ये अगर माइनस को प्लस कर देंगे तो 0 टू √2r और ये डी आर हो गया, ठीक है। तो एफ कितना हो गया आपका, एफ कांस्टेंट है, तो एफ कांस्टेंट है और √2r माइनस 0, तो एफ √2r या √2 टाइम्स एफ आर, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, मतलब आपका आंसर हो गया। तो अब फिर वही दिमाग में चल रहा है कि ये एक्चुअली हम फाइनली देख रहे हैं जो मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है उसमें √2r और 0 पर इन्वॉल्व हो रहा है, बीच वाले रेडियस पर कितना हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आई सपोज डैट कि जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल माइंडसेट जो डेवलप करना चाह रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि आपके माइंड पर हो रहा है इन प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है ना। और भी हम लोग देखते हैं, अब एक और भी हम लोग इसमें केस देखेंगे, जैसे कि एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या है कि रेडियस भी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, ये एक आपका अर्थ है और यहाँ पर बॉल है और ये धीरे धीरे यहाँ गिर जा रहा है, मतलब हम लोग ये बिग हाइट के टर्म में ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर बड़ी हाइट मान के चले 3r की रेडियस पर बॉल थी, तो यहाँ से आने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा इस सेंटर से पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमेशा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना, ओरिएंटेड है। और इनिशियल रेडियस कितना है 3r और फाइनल रेडियस कितना है r है। तो ये मतलब जो प्रॉब्लम है ये वेरिएबल रेडियस और वेरिएबल फोर्स का है, क्योंकि अपन फोर्स जो भी होगा ना वो Gm1m2/r² लेंगे, ठीक है। तो उस केस से पाथ अच्छा, इसके बाद ये मुझे लग रहा है कि पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो वही फिर हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे इसका कि W इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, dW इज इक्वल टू, तो Gm कैपिटल M मास ऑफ द r² माइनस r कैप टुवर्ड्स द सेंटर है एंड डॉट डी आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का r dr के बीच का, इसका और इसके बीच का एंगल वेक्टर r कैप और डॉट डी आर, मतलब ये वेक्टर r कैप और डी आर के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो माइनस Gm कैपिटल M r² डी आर, तो माइनस इनिशियल रेडियस 3r टू r, तो Gmm/r² डी आर, तो ये dr/r² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आपका -1/r हो जाएगा और माइनस माइनस पहले से तो प्लस एंड 3r टू r, तो 1/r माइनस 1/3r, तो सॉल्विंग करने पर आपका 2Gm/3r जूल। तो ये भी क्या है आपका, जब भी आपको ओरिएंटेड रहेगा ना डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, तो सिर्फ वो इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस पर ही डिपेंड करेगा कि जो आपका बीच बीच में जो इंटरमीडिएट रेडियस जो डेवलप हुआ है उसमें आपका उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये वाली रेडियस ये सब पर कहाँ डिपेंड कर रहा है, इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो आप आई सपोज डैट कि आप इस पर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।